हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का 7 चैप्टर इंटीग्रेशन लेकर आए हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज़ डिफाइंड विद फॉलोइंग टू वेज। इंटीग्रेशन को हम इन दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। पहला तो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो हम डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका अगर हम उल्टा कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है कंटिन्यूस समेशन प्रोसेस। कंटिन्यूस समेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले मुझे किसके बारे में पढ़ना है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि इसके नाम से सजेस्ट है कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। मतलब जो हम डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका अगर हम रिवर्स, उसका मतलब अगर हम उल्टा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इफ़ फंक्शन जी एक्स, अगर मान लो हमने कोई फंक्शन जी एक्स लिया है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मुझे अगर एफ एक्स मिल रहा है, तो अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, और अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, जी एक्स मिलना चाहिए। इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। मतलब जो हम डिफ्रेंशिएशन में कर रहे हैं उसका अगर हम उल्टा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। हमने एक फंक्शन लिया है जी एक्स, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, एफ एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब मुझे क्या मिलना चाहिए, जी एक्स। इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मीन्स, अगर मैंने एक फंक्शन जी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया है तब मुझे क्या मिल रहा है, एफ एक्स। और अगर हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तब मुझे क्या मिलना चाहिए, जी एक्स। तो देखिए, अगर मैंने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिल रहा है, जी एक्स। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अगर मैंने जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तब मुझे एफ एक्स मिल रहा है, और अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रही हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है, जी एक्स। इसको हम और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन लिया, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 2x। अगर मैंने 2x को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू से मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अब जैसे सपोज करिए मैंने दूसरा फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 2x। तो अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिल रहा है, 2x। तो अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 100 का डिफ्रेंशिएशन किया तो मुझे 2x मिल रहा है। अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूँ मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100। अगर मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को हटा दिया और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 2x मुझे किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने से मिल रहा है, तो हो सकता है आप ये बता दें कि 2x मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3 से मिल रहा है, 2x मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मिल रहा है, 2x मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 100 से मिल रहा है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 2x मुझे किससे मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 से मिला है, या ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट c ले लिया। मतलब ये c जो है वो 0 भी हो सकता है, c यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि सभी का डिफ्रेंशिएशन वो मुझे क्या दे रहा है, 2x दे रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर मैंने एक फंक्शन एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन किया तो मुझे क्या मिल रहा है, जी एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब हम इसके बारे में जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो साइन है, सिंबल, वो किसका है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये जो एफ एक्स है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड, क्योंकि इसका मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन। एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। और जो डी एक्स है वो क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं इस फंक्शन एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रही हूँ, इसलिए से क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और जी एक्स को हम क्या बोलेंगे,
इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर मुझे क्या मिल रहा है, जी एक्स, इसे हम जी एक्स को क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, या इसको हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं, या इसको हम प्रिमिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो ये कांस्टेंट सी है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती हैं। अब हम इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, मैंने एक फंक्शन ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस सी, लेट से इस वैल्यू मैंने वाई सपोज किया है, और अगर मैंने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिला, 2x। तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसे मैंने बहुत सारे फंक्शन ले लिए हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर सी क्या है, 0, यहाँ पर सी 1 है, 2 है, 50 है, एंड सो मैनी वैल्यूज़ कैन टेक सी। यहाँ पर मैंने -1 लिया है, यहाँ पर मैंने -2 लिया है। तो मैंने इन सभी y के लिए पहले कर्व बनाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ये है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। नेक्स्ट है मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिप्रेजेंट कर देती। फिर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने नंबर लाइन के डाउनवर्ड आएगा, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम बहुत सारे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जिसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक नहीं कई सारे कर्व हो सकते हैं सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो ये सारे कर्व कैसे हैं, दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर मैं इस सारे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे सभी का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। और अगर मैं, तो y डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लूँ इन सारे कर्व का, तो मैंने लेट से वो पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन सभी का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो सभी का मुझे डिफ्रेंशिएशन करने पर 2x मिल रहा है। और अगर मैं पर्टिकुलर एट x इज इक्वल टू 1 पर का डिफ्रेंशिएशन निकालूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पर सभी कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो देखिए सभी टेंजेंट कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सभी का जो डिफ्रेंशिएशन है पर्टिकुलर एट x इज इक्वल टू 1 पर, वो क्या दे रहा है हमें, 2 दे रहा है। मतलब सभी का स्लोप मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो सभी में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि सभी जो हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ हैं सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। सभी कर्व जो हैं वो पैरेलल हैं। सभी का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो भी कैसे हैं, पैरेलल हैं। जैसे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी में ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी जो कर्व हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। सभी का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो भी कैसा है, पैरेलल है। सभी का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने पर्टिकुलर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर निकाला, वो किसी भी फंक्शन की सभी के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।